नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार बराला आप सभी का शारदा सदन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ा था। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ लिए थे हमने और ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण बस्तियों में जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो आपको ध्यान है कि हमारे गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं। कोई भी चीज रटने की नहीं होती है। यदि आप ये सोच रहे हो कि सर पढ़ा रहे हैं और किताब में जैसा है वैसा का वैसा यदि उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे, ये बात नहीं होती है भैया। परीक्षा क्यों ली जाती है कि आपका दिमाग किस तरीके से चलता है। भाई, जो एक किताब को लिखने वाला राइटर है, वो उस राइटर ने लिख दिया कि उसका दिमाग किस तरीके से चला था, उस तरीके से उस राइटर ने लिख दिया। लेकिन क्या आप उस तरीके से कर सकते हो क्या? मैं एक हाथ को इस तरीके से कर सकता हूं, आप कर सकते हो क्या? हो सकता है कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। नाट्य देखे आपने, जो खेल दिखाते हैं, रस्सी के ऊपर चलते हैं, आप चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। तो एक व्यक्ति की जो आदत है या एक व्यक्ति के जो क्रियाकलाप है वो दूसरा व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। हां, थोड़ा बहुत कर सकता है। तो यही मैं बात आपको ये समझा रहा हूं कि एक राइटर ने पुस्तक लिख दी, वो पुस्तक आप ऐसी की ऐसी याद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। हाँ, उसको पढ़कर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये चीज ये होती है। जैसे मान लीजिए यही पॉइंट है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, तो राइटर ने तो इस प्रकार से लिख दिया कि विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां करनी पड़ती है। ऐसा कैसा लिख सकते हो क्या आप उत्तर पुस्तिका में? नहीं लिख सकते। वो चीज तो हो गई रट विद्या, तो आपको रट विद्या नहीं रखनी है। रट विद्या से तो दूर हट जाओ। केवल आप समझो और अपने दिमाग में जो शब्द उपज रहे हैं, जो शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं, यदि वो लिखोगे तो जो कॉपी जांच करने वाला होता है वो ये देखेगा कि बच्चे ने पढ़ाई की। बच्चा रट के नहीं आया है, उसके दिमाग में 100% उठते हैं। ऐसा का ऐसा लिख दिया, किताब के जैसा जैसा लिख दिया, तो वो एक बार तो ये सोचेगा कि ये रट विद्या अपना रहा है। दूसरा विचार ये भी आ सकता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटर आया हो जहां पे नकल करवाई हो किताब में ऐसी की ऐसी। ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी अपने दिमाग में जो शब्द आए हैं, जो दिमाग में उत्तर आया है और उसको वो अपने शब्दों से लिख रहा है, तो परीक्षक जो कॉपी जांच करने वाला होता है वो ये सोचेगा कि विद्यार्थी ने पढ़ाई की। तो यही बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं, आप अवगत हो, आपको उन समस्याओं की जानकारी है। भाई, आपके गांव में हम देखते हैं कि गांव में सड़क नहीं है, गांव में गंदा पानी फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है। ठीक है, शौचालयों की कमी है, होता है कि नहीं होता? पानी की कमी है, विद्युत सही समय से नहीं आ रही। ये समस्याएं आती है कि नहीं आती है? आपके गांव में आती है। तो ये क्या है? समस्याएं हैं। तो वो समस्याएं आपको लिखनी है ग्रामीण बस्तियों की, कि ग्रामीण बस्तियों में कौन कौन सी समस्या है। चलो हम इसमें देख लेते हैं एक बार। विकासशील देशों में ज्यादातर कौन से देशों में समस्या आएंगी ग्रामीण क्षेत्रों में? विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में, क्योंकि विकसित राष्ट्रों में गांवों में इतनी समस्याएं नहीं आती हैं। तो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति
पहली समस्या किसकी? जल की आपूर्ति, यानी कि जल की जो उपलब्धता है वो बहुत ही कम है ग्रामीण क्षेत्रों में। आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हो, कई बार तस्वीर देते हैं हमारे राजस्थान की, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, इन क्षेत्रों में आपको तस्वीर में दिखाया जाता है कि औरतें एक लंबी दूरी तय कर रही हैं, सर पे मटका लेके लंबी दूरी तय कर रही हैं। किसके लिए? पानी के लिए। ठीक है, तो ये किसकी समस्या है? जल की समस्या। कौन से क्षेत्रों में है? ग्रामीण क्षेत्रों। शहरी क्षेत्रों में जल की समस्या बहुत कम आती है। ठीक है, आती तो वहां पर भी है लेकिन कम आती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या आती है। आपके भी गांव में होगी जल की समस्या। लगभग हमारा ये क्षेत्र देखते हैं हम, जो सीकर क्षेत्र है, इसमें लगभग जल की समस्या है। ठीक है, जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्याएं हैं। गांव में ये समस्याएं ज्यादा आती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम उपलब्ध होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो जल एकत्रित हो जाता है, नालियों का जल है या एकत्रित जो जल है, उसकी वजह से मच्छर उत्पन्न होंगे, मच्छर से मलेरिया उत्पन्न होगा। ठीक है, जो हमारे को जल उपलब्ध है जिसका हम उपयोग करते हैं, वो यदि दूषित जल है, प्रदूषित जल है, तो उसे हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पीलिया को ही कहते हैं टाइफाइड, ठीक है, इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। दक्षिणी एशिया के देश प्राय बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। जो एशिया का दक्षिणी भाग है वो या तो बाढ़ से ग्रसित होगा या फिर सूखे से ग्रसित होगा। भाई या तो बाढ़ आएगी वहां पे या सूखा आएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होने से कृषि कार्य प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा क्रियाकलाप है? ज्यादातर प्राथमिक क्रियाकलाप, और प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। यदि कृषि किससे होगी? जब जल की उपलब्धता होगी तभी तो कृषि होगी। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो, यदि गवर्नमेंट सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना करवाए, तो किसान कृषि किससे उत्पादित करेगा? नहीं करेगा। केवल किसके ऊपर निर्भर रहेगा? वर्षा के ऊपर निर्भर रहेगा। तो कृषि उत्पादन क्या होगा? कम होगा। तो यह समस्या किसकी है? ग्रामीण क्षेत्रों की। शहरी क्षेत्रों की तो नहीं है ना? या फिर ये सोच रहे हो कि शहरी क्षेत्रों में कृषि की जाती है? होती है क्या? होती होगी। हाँ, सड़कों के ऊपर जैसे घर है कोई किसी सड़क के सहारे, जैसे जयपुर में सिक्कर रोड है और सिक्कर रोड के ऊपर किसी का घर आ गया, तो थोड़ी सी दूर में तो खेती कर ही सकता है, कर सकता है ना? अरे सड़क के ऊपर कृषि कैसे होगी? शहरों में कृषि नहीं होती है। शहरों के आसपास जरूर कृषि हो जाती है। जो बाहरी क्षेत्र होता है शहर का, वहां पर किस प्रकार की कृषि की जाती है? फल फूल सब्जी, यानी कि जो ट्रक कृषि है, आपने प्राथमिक क्रियाकलाप में पढ़ा था ट्रक कृषि, वो कृषि शहरों के समीप की जाती है। ठीक है, शहरों के अंदर कोई कृषि नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है कृषि। तो सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होने के कारण कृषि के जो उत्पाद है या उत्पादन है वो बहुत ही कम होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की एक समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कें एवं आधुनिक संचार के साधनों का अभाव होता है। भाई ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें ज्यादातर कैसी सड़कें पाई जाएंगी? कच्ची सड़कें। पक्की सड़कों का क्या होता है? अभाव होता है। इसलिए परिवहन का जो मार्ग है वो बाधित होता है, तीव्र परिवहन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में संचार किसे कहेंगे? हमारे शब्दों विचारों को एक दूसरे के पास में पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं? संचार। तो संचार सेवाओं की भी कमी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि परिवहन के मार्ग और संचार सेवाओं की क्या होती है? कमी पाई जाती है।
विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम उपलब्ध होती है। या आज वर्तमान में भारत की ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, और प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए विद्यालय खोले गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या उच्च शिक्षा है? क्या उच्च शिक्षा नहीं है, ठीक है, उच्च शिक्षा नहीं है। और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी संबंधित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका भी कम सुविधाएं प्राप्त हुई। इसके अलावा शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण विद्यालयों का अभाव। भाई जो शौचालय है ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी भी क्या है? कमी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग शौच बाहर करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। जो कूड़ा कचरा है उसके निस्तारण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरों में तो क्या है कि जो सुबह सुबह कूड़ा बीनने वाले आते हैं और वो जो भी ट्रॉली वगैरह जो भी गाड़ियां हैं उनमें डालकर ले जाते हैं, या फिर जगह जगह डस्टबिन लगी रहती है। लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में डस्टबिन नहीं होती है, तो कूड़ा कहां डाल देते हैं? वो मार्ग के ऊपर डाल देते हैं, जिससे चारों तरफ गंदगी फैली होती है। विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत अवसंरचनाओं का सदैव अभाव होता है। जो आधारभूत संरचनाएं हैं जैसे सड़क मार्ग है, भवन है, या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय है, उनका क्या रहता है? अभाव रहता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की क्या है? समस्याएं हैं। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, जैसे विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है ना, या फिर और भी समस्याएं हैं। रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, रोजगार बहुत कम पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हो तो आप स्वयं ऐसी समस्याएं देख सकते हो या देखी भी है आपने, और वो इस उत्तर में आप लिख भी सकते हो, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी को रटो और ये ही लिखना है आपको, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी बस्तियों की। कौन सी बस्ती? नगरीय बस्तियों की, ठीक है। नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं, कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। और नगरीय बस्तियां कहने के लिए कौन कौन से तथ्य हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि ये नगरीय बस्ती है या ग्रामीण बस्ती, ठीक है। विश्व में कौन कौन से देशों में किस प्रकार से नगर घोषित किए जाते हैं, जनसंख्या के आधार पर, कार्यों के आधार पर, प्रशासनिक कार्यालयों के आधार पर, तो ये हम देखेंगे इसमें नगरीय बस्तियों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नगरीय बस्ती कहते किसे हैं। नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? द्वितीयक व तृतीयक क्रिया, तृतीयक चतुर्थक पंचम क्रियाकलाप है। कल मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण बस्तियां तो कौन सी हैं जिनमें कौन सा क्रियाकलाप किया जाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप किया जाता है। और नगरीय बस्तियां कौन सी हैं जिनमें द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप किए जाते हैं? वो कौन सी बस्ती कहलाएगी? नगरीय बस्ती कहलाएगी। लंदन नगर, हाँ, तो कौन सी बस्ती कहलाएगी? नगरीय बस्ती, जिसमें कौन से क्रियाकलाप होंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़कर जो अन्य क्रियाकलाप है वो किए जाते हैं। उस बस्ती को क्या नाम दिया गया है? नगरीय बस्ती। अब देखिए, विश्व में सर्वप्रथम जो नगर था वो था लंदन। क्या था? कौन सा था? लंदन। सबसे पहला नगरीय बस्ती, सबसे पहली नगरीय बस्ती कौन सी थी? लंदन, ठीक है। यह लंदन 1810 में नगर घोषित हो गया था। कब हो गया था? 1810 में इसको नगर
घोषित कर दिया गया था। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि आकार, उपलब्ध सुविधाएं व उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। किस किस के आधार पर कर रहे हैं हम? उसका आकार कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है या मध्यम, ठीक है, एक तो आकार के आधार पर, ठीक है, एक है उपलब्ध सुविधा के आधार पर कि वहां कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद में उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कि वहां कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो इसके आधार पर यदि हम नगरों का वर्गीकरण करते हैं तो पहला नगर आता है नगर, ठीक है। नगर में क्या होगा? निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार, व्यवसायिक सेवाओं के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। भाई नगर में क्या क्या होगा? थोक व्यापार भी होगा, विनिर्माण भी होगा, खुदरा व्यापार भी होगा और व्यवसायिक सेवाओं के केंद्र भी होंगे। जो भी तृतीय क्रियाकलाप में सेवाएं दी गई हैं उन सभी के केंद्र किसमें होंगे? नगरों में, ठीक है। इसके बाद में आता है शहर। नगर से यह बड़ा होता है। नगर से बड़ा कौन होता है? शहर। प्रमुख वित्तीय संस्थान, जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, देखिए वित्तीय संस्थान नगर में भी प्राप्त हो सकते हैं और शहरों में भी प्राप्त होते हैं। प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय, शहर में क्या होगा? प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय, यानी कि जो उस क्षेत्र को जिसका वो शहर है, जैसे हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान का जो शहर है जैसे है जयपुर, ठीक है। अब जयपुर में क्या है? प्रशासनिक कार्यालय है। भाई विधानसभा कहां है? जयपुर में। सचिवालय कहां है? जयपुर में है। तो ये क्या करते हैं? पूरे प्रदेश को क्या करते हैं? चलाते हैं। वहां से बैठकर चलाते हैं, वहां पर नियम बनाते हैं, जो भी योजनाएं हैं वो देते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं और उनको लागू करते हैं। अर्थात शहर में प्रशासनिक कार्यालय होंगे, ठीक है। यातायात के केंद्र होते हैं, ठीक है। एक नोड बिंदु होते हैं शहर। शहर क्या होते हैं? नोड बिंदु। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर मिलियन सिटी कहा जाएगा इसको। यदि शहर की जनसंख्या कितनी हो जाए? 10 लाख हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? हमें मिलियन सिटी, ठीक है। 10 लाख से नीचे का क्या होगा? शहर। और 10 लाख से यदि ऊपर हो गई जनसंख्या तो वो क्या कहलाएगी? मिलियन सिटी। तीसरा आता है सन्नगर। अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र सन्नगर कहलाता है। सन्नगर कैसे निर्माण होगा? सन्नगर का ये शहर था, ये एक शहर था, ये एक शहर था। धीरे धीरे ये शहर बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि ये शहर इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, यानी कि ये शहर क्या हो गए? आपस में मिल गए। इसको क्या कहेंगे? सन्नगर। क्या कहेंगे? सन्नगर, ठीक है। तो अलग अलग नगर या शहरों के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है? सन्नगर का होता है। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र है जो मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। और सन्नगर के जो उदाहरण है वो लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो और वृत्त मुंबई, ये कैसे क्या है? सन्नगर, ठीक है।
इसके बाद में आता है विश्व नगरी। ठीक है, विश्व नगरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से हुई है। जो विश्व नगरी है, विश्व नगरी जो शब्द दिया गया, यह शब्द आया था, यूनानी शब्द है एक मेगालोपोलिस। कौन सा शब्द है? मेगालोपोलिस। इस मेगालोपोलिस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? विश्व नगरी की। इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। भाई कब, किसने किया था? जीन गोटमैन ने। कौन सा शब्द दिया? मेगालोपोलिस। अर्थात मेगालोपोलिस 1957 में किसने दिया? जीन गोटमैन ने दिया। विश्व नगरी एक बड़े महानगर प्रदेश को कहते हैं जो कई सन्नगरों का समूह होता है। यह सन्नगर बन गया भैया, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा सन्नगर बन गया, इसी प्रकार से तीसरा सन्नगर बन गया। जब ये सन्नगर आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विश्व नगरी। विश्व नगरी का जो शब्द है यो कौन से शब्द से बना है? यूनानी शब्द से। कौन सा शब्द था? मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया? जीन गोटमैन ने। कब दिया? 1957 में। अच्छी तरीके से याद कर लेना, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है आपका, और प्रश्न भी आएगा 1 नंबर का। केवल आपको इतना ही लिखना है कि मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया? जीन गोटमैन। 1 नंबर आ गया, ठीक है। उदाहरण के लिए मेगालोपोलिस का उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि विश्व में कौन से जो शहर है या नगर है, नगरीय बस्ती है जो विश्व नगरी कहलाती है? कौन कौन से हैं? अमेरिका में बोस्टन से वाशिंगटन तक। अमेरिका का जो बोस्टन है, बोस्टन से वाशिंगटन तक, ऊपर से जब देखते हैं तो ये सन्नगर आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए दिखाई देते हैं। बोस्टन से वाशिंगटन तक नगरीय समूह दिखाई देता है, यानी कि विश्व नगरी जैसा प्रतीत होता है। अगला है मिलियन सिटी। 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन सिटी कहलाते हैं। 1800 में लंदन सबसे पहला मिलियन सिटी बना था। कौन सा शहर मिलियन सिटी बना था सबसे पहले? लंदन। अब आप मेरे को यह भी बताइए कि सबसे पहले नगर कौन सा घोषित हुआ था? लंदन। सबसे पहले नगर कौन बना? लंदन। कब? 1810 में, ठीक है। और विश्व का सबसे पहला मिलियन सिटी कौन बना? लंदन, ठीक है। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? यानी कि 1 मिलियन से अधिक हो जाए जनसंख्या, ठीक है, तो क्या घोषित हो जाएगा? वो मिलियन सिटी, ठीक है। विश्व में वर्तमान में 438 मिलियन सिटी है। कितनी है? 438 मिलियन सिटी। यदि अब हम बात करें मेगा सिटी की, जो मेगा सिटी होती है वो सबसे पहले मेगा सिटी बनी 1950 में। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क। कौन सा? न्यूयॉर्क। और वर्तमान में यदि हम देखें तो विश्व में 25 मेगा सिटी है। कितनी है? 25 मेगा सिटी है। ये क्या हो गया? नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। यानी कि पहले नगर, शहर, सन्नगर, विश्व नगरी और मिलियन सिटी। अब देखिए इसमें मैंने बताया कि नगरीय विश्व नगरी कि कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है? ये मेगालोपोलिस। किसने नाम दिया? जीन गोटमैन ने। कब दिया? 1957 में, ठीक है। ये जो सन्नगर है, सन्नगर का शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले, वो किया था पैट्रिक गिडीज ने। किसने किया था?
पैट्रिक गिडीज ने, ठीक है, कब किया था? 1915 में, ठीक है। तो ये दो पर्सन प्रमुख हैं कि सन्नगर किसने दिया? पैट्रिक गिडीज ने। कब दिया? 1915 में। और विश्व नगरी या मेगापोलिस जीन गॉटमैन ने कब दिया? 1957 में। चलो अब देखते हैं हम नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार से करें। पहला है जनसंख्या का आकार, यानी कि जनसंख्या के आधार पर अलग अलग देशों में नगरीय जो बस्तियां कहलाएंगी जनसंख्या में, उनकी जनसंख्या अलग अलग होती है। जैसे देखिए, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने मापदंड बनाया है, किसको? जनसंख्या को। ज्यादातर जो देश हैं कि कौन सी बस्ती को नगरीय कहें और कौन सी को ग्रामीण कहें, उसके लिए सबसे ज्यादा आधार किसको बनाया गया है? जनसंख्या को। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या का आकार निचली सीमा कोलंबियो में 1500 व्यक्ति होने चाहिए। यदि कोलंबियो में जिस बस्ती में 1500 व्यक्ति हैं, उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? नगर। क्या कर दिया जाएगा? नगर। पुर्तगाल में 2000 है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? नगर। संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में यदि 2500 व्यक्ति हैं तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? नगर। भारत में यदि 5000 हैं तो उसको क्या कर दिया जाएगा? नगर। और जापान में 30,000 जनसंख्या होनी चाहिए नगर के लिए। कितनी होनी चाहिए? 30,000 जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके वो क्या घोषित होगा? नगर। तो ये जनसंख्या के आधार पर है। भारत में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति और डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 व्यक्ति ही होने चाहिए। भाई भारत की कल मैंने आपको बताई थी कि 1991 की जनगणना के अनुसार 4 शर्तें बताई थी। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000। जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। गैर कृषि कार्यों में कितनी संलग्न होनी चाहिए जनसंख्या? 75%। ठीक है। इसके बाद में उसमें और क्या होने चाहिए? या तो छावनी बोर्ड या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होने चाहिए। ठीक है, तब जाके वो नगर घोषित होगा। उसी प्रकार से भारत में 400 होने चाहिए। वहीं पर यदि डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में देखें तो कितना घनत्व होना चाहिए? 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व होना चाहिए। दूसरा देखते हैं व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना के आधार पर भी कौन सी बस्ती को नगर कहें और कौन सी को ग्रामीण बस्ती कहें। जनसंख्या के अतिरिक्त व्यवसायिक गतिविधियां भी नगरीय बस्तियों का मापदंड मानी जाती हैं। इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। इटली में तो कौन सी किसे कहेंगे? नगर। वहां की जनसंख्या कितनी? 50% जनसंख्या किसमें संलग्न हो? गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। इटली में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 50% जनसंख्या कौन से कार्यों में? गैर कृषि कार्यों में। ठीक है, गैर कृषि कार्य कौन से कहलाएंगे? जो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। भारत में कितनी होनी चाहिए? 75%। इटली में तो 50 और भारत में 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में होनी चाहिए। वही क्या कहलाएगा? नगर कहलाएगा। प्रशासन के आधार पर कुछ देशों में प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना गया है। भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगरीय बस्ती तब कहा जाएगा जब उसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या कोई छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो, तो उसे क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। ठीक है, और बाकी के क्या रहेंगे? ग्रामीण बस्तियां। तो प्रशासनिक आधार पर भी हम किसको देख सकते हैं? प्रशासनिक आधार के ऊपर नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण को देख सकते। अब हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की समस्या के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे।
जिस प्रकार से हमने ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं देखी थी, उसी प्रकार से कौन सी बस्तियों की समस्या देखेंगे? नगरीय बस्तियों की समस्या देखेंगे। पहली समस्या, विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित है। देखिए, देश तीन प्रकार की है, अविकसित, विकासशील और विकसित। विकसित राष्ट्रों में ज्यादातर जो नगर होते हैं वो सुनियोजित ढंग से बसाए जाते हैं, लेकिन अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में जो नगर हैं वो सुनियोजित ढंग से नहीं बसाए जाते हैं। विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं, अतः शहरों में लगातार प्रवास अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा करता है। विकासशील देश में के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, बहुमंजिले मकान, गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख समस्या है। जो शहर सुनियोजित तरीके से नहीं बसाया गया है, यानी कि उसका जो योजना है वो अच्छी नहीं है, पहले नहीं बनाई गई योजना, जैसे मन में आया उसी तरीके से शहर बढ़ा, यदि ऐसा शहर है तो उसमें काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उस शहर में बहुमंजिले मकान पाए जाएंगे, उस शहर में गंदगी पाई जाएगी, गंदे पानी का निकास नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार की कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन यदि सुनियोजित शहर है तो उसमें ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती, और ये ज्यादातर कौन से देशों में होगी? विकासशील राष्ट्रों में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती। दूसरी है आर्थिक समस्याएं। विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार घटते अवसरों के कारण जनसंख्या किस ओर आ रही है? शहरों की ओर आ रही है। भाई, जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें रोजगार की क्या आती है? कमी आती है। वो रोजगार प्राप्ति के लिए किस ओर जा रहे हैं? शहरों की ओर। तो शहरों की जनसंख्या को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। वहां पर जाएंगे तो रोजगार के अवसरों को कम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। नगरों में बड़ी संख्या में प्रवासी जनसंख्या के कारण अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का जमावड़ा हो जाता है। जो भी व्यक्ति है रोजगार के लिए जा रहा है, वो कुशल नहीं है, फिर भी रोजगार प्राप्ति के लिए जा रहा है, तो नगरों में कैसे श्रमिक बढ़ जाएंगे? अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक बढ़ जाएंगे। जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम सीमा के ऊपर होती है। भाई, शहरों में पहले से ही जनसंख्या ज्यादा है और बाकी के दूसरे लोग भी प्रवास कर रहे हैं, तो वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है, जनसंख्या दबाव बढ़ जाता है। सामाजिक समस्या या सांस्कृतिक समस्या। उपलब्ध शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर है। रोजगार की कमी और शिक्षा के अभाव अपराधों की वृद्धि दर को और अधिक बदतर बढ़ा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण नगरों में लिंग अनुपात प्रतिकूल हो जाता है। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं किस प्रकार से उत्पन्न हुई। व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से गया, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक शहर में चला गया रोजगार की प्राप्ति के लिए, वो अपने परिवार को भी लेके गया है, उसको मान लीजिए रोजगार नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? रोजगार यदि नहीं मिला तो वो क्या करेगा? पैसे उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा? या तो चोरी करेगा या अपराध प्रवृत्ति को अपनाएगा, ठीक है। तो शहरों में उससे क्या हो गया? चोरी बढ़ गई, अपराध प्रवृत्ति बढ़ गई, अपराध बढ़ गए, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको रोजगार नहीं मिला या रोजगार कम मिला है, पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वहां पे नशा अपनाएगा, ठीक है। आवास की सुविधा नहीं है, कहां सोना है, क्या खाना है, तो उसको उपलब्ध नहीं होगा, तो वो नशे की आदत डालेगा। अब नशे में अपराध की प्रवृत्ति को अपनाएगा। इस प्रकार से समस्याएं बढ़ गई नगरों में। वहां पर उसको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो ऐसी आदतें अपनाएगा, वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, ठीक है। तो ये समस्याएं नगरों के सामने देखने को मिलती। फिर आता है इसमें एक चीज और, जो ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर कौन आ रहे हैं?
पुरुष आ रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं वो? नगरों में। अब नगरों का लिंग अनुपात देखेंगे तो लिंग अनुपात कम होगा कि नहीं होगा? भाई पुरुष तो रह गए ज्यादा, स्त्रियां रह गई कम, तो लिंग अनुपात क्या होगा? कम हो जाएगा। तो लिंग अनुपात को बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो यह समस्या भी उत्पन्न होती है शहरों में। पर्यावरणीय समस्या, विकासशील देशों में नगरों की विशाल जनसंख्या भारी मात्रा में जल का उपयोग करती है, परिणाम स्वरूप इसमें असाधारण कमी होती जा रही है। पर्यावरणीय समस्याओं में यदि नगरों में भीड़ ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो पानी का उपयोग भी क्या करेगी? ज्यादा। तो जल की समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? ये एक पर्यावरणीय समस्या ही है। पीने के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए नगरों में जल की भारी कमी हो जाती है। घरों और उद्योगों में पारस्परिक ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। शहरों में क्या रहेंगे? ज्यादातर उद्योग धंधे। उद्योग धंधों में से निकलने वाला जो धुआं है या अन्य जो रासायनिक पदार्थ है पर्यावरण में मिलेंगे और पर्यावरण को क्या करेंगे? वो प्रदूषित करेंगे। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों को उष्ण द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। उष्ण द्वीप क्या होता है? देखिए, नगरों में जो मकान बनाए जाएंगे वो क्या? कंक्रीट से बनाए जाते हैं। सीमेंट, कंक्रीट, रोड़ा, पत्थर, इनसे बनाए जाते हैं। तो ये जो भवन है ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, ज्यादा अवशोषित करेंगे, तो वो शहर एक उष्ण द्वीप की तरह हो जाएगा, यानी कि वहां पर गर्मी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसको कहते हैं उष्ण द्वीप, ठीक है। इसके अलावा यदि और देखें हम नगरों की समस्याएं, लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, वहां पर आवास उपलब्ध नहीं है उनको, तो वो क्या करेंगे? वो किसी सड़क मार्ग के सहारे या रेल मार्ग के सहारे अपनी कच्ची बस्ती बसा लेंगे, ठीक है, वहीं पर रहेंगे, कच्ची बस्ती बसा लेंगे। यानी कि नगरों में एक बहुत बड़ी समस्या है ये मलिन बस्ती या कच्ची बस्ती की, जहां पर चारों तरफ क्या फैली रहती है? गंदगी फैली रहती है, जिससे काफी बीमारियां फैल जाती हैं, लोगों के स्वास्थ्य में कमी आती है और जीवन प्रत्याशा भी उसमें कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये थी नगरीय बस्तियों की समस्याएं। अब एक टॉपिक और बताया आपका, उपनगरीकरण। उपनगरीकरण किसे कहते हैं? एक नगर है, इस नगर में लोग कार्य कर रहे हैं, अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्रियाकलाप करने के बाद में नगर से बाहर जाकर शुद्ध पर्यावरण में रहना पसंद करते हैं। तो ये नगरों से दूर जाकर जहां पर निवास कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उपनगर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपनगर। देखिए, उपनगरीकरण एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर में घने बसों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर से बाहर खुले में स्वच्छ पर्यावरण में आ जाता है। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से निकलकर अपने कार्यस्थल के ऊपर पहुंचते हैं और शाम को कार्यस्थल से अपने घरों के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे बस्ती को क्या कहेंगे? उपनगरीकरण कहेंगे, ठीक है। एक होती है, एक टॉपिक और है नियोजित बस्ती। नियोजित बस्ती, देखिए नियोजित बस्तियां क्या है? नियोजित बस्तियां मानव के द्वारा, स्वयं मानव के द्वारा नहीं बसाई जाती। ये नियोजित बस्तियां सरकार के द्वारा बसाई जाती हैं। किसके द्वारा बसाई जाती है? सरकार के द्वारा। सरकार एक जमीन का अधिग्रहण कर लेगी, यानी उस जमीन को अपने पास में लेगी और उस जमीन के ऊपर वो आवास बनाएगी। उन आवासों में बढ़िया किस्म के तो आवास होंगे, मकान होंगे, वहां पर सड़क मार्ग होगा या परिवहन का मार्ग होगा, वहां पर शिक्षा होगी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, जल की आपूर्ति होगी, विद्युत की आपूर्ति होगी, यानी कि जो जो सुविधाएं व्यक्ति को चाहिए वो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाएगी और एक नियोजित तरीके से बस्ती को बसाएगी। उनको कहते हैं हम नियोजित बस्ती।
नियोजित बस्तियां ज्यादातर विकसित राष्ट्रों में बसाई जाती हैं। ठीक है, कौन से राष्ट्रों में? विकसित राष्ट्रों में बसाई जाती है। ठीक है, हमारे देश में भी नियोजित बस्तियां बसाई जा रही हैं। आपने इंदिरा गांधी नहर का नाम सुना होगा। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। कहां पर है भैया? इंदिरा गांधी नहर कहां है? राजस्थान में। अरे भाई, राजस्थान का और राजस्थान में यो कौन मालूम था इंदिरा गांधी नहर कट जाए? एक ही तो नहर है। अरे रेगिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है इंदिरा गांधी नहर, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के किनारे या इंदिरा गांधी नहर के समीप गवर्नमेंट क्या कर रही है? नियोजित बस्तियां बसा रही है। ठीक है, तो भारत में भी नियोजित बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है। यदि हम नियोजित बस्तियों की और बात करें तो भारत में जैसे जयपुर है, जयपुर की कुछ कॉलोनियां हैं। ठीक है, या जयपुर का जो परिकोटा है, अंदर का भाग है, वो एक नियोजित है। ठीक है, उसी प्रकार से जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी एक नियोजित बस्ती है। ठीक है, इस प्रकार से भारत में भी कई नियोजित बस्तियां हैं। तो ये बात की हमने नियोजित बस्तियों। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर तो क्या है? ये बुक ही खत्म हो गई है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे दूसरी बुक। धन्यवाद।